जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो गार्नेट पिनाका वेपन सिस्टम है, इसके जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हैं ये पूरे हो चुके हैं। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट टेस्ट थे ये बेसिकली प्रोविजनल स्टॉप क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो वैलिडेशन ट्रायल है उसके अंतर्गत किए गए थे और अब ये टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब इन फ्लाइट टेस्ट के बाद जो इंडक्शन है गार्डेड पिनाका का ये चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। ये जो फ्लाइट टेस्ट है इनको 3 अलग अलग फेजेस में किया गया था और जो अलग अलग सिनेरियो है उसमें ये टेस्ट किए गए थे। गार्डेड पिनाका की बात करें तो ये बेसिकली अनगार्डेड पिनाका का एक एडवांस वेरिएंट है जिसको गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल किट से इक्विप किया गया है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो गाइडेड पिनाका है ये हमें इन्हेंस रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलेगा और ऑलरेडी इसके जो टेस्ट हैं अब ये पूरे हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इससे न सिर्फ भारत की जो सेना को बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा बल्कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पिनाका के गाइडेड वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं और अब उनका कॉन्फिडेंस भी लगातार इस पर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को पिनाका एक्सपोर्ट किया था और अब गाइडेड पिनाका के टेस्ट पूरे होने के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और संभावित है कि भारत के अलावा जो मित्र देश हैं वो भी इसको खरीदें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर के। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना को जो C-295 एयरक्राफ्ट है ये मिलने शुरू भी हो गए हैं और भारत में इनका निर्माण है वो भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि भारत में जो आगरा एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर इनका जो सिमुलेटर है उसको भी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। ये सारी खबरें चली रही थी कि भारत शक्ति .in की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत जल्दी एडिशनल 15 जो C-295 एयरक्राफ्ट के मैरीटाइम वेरिएंट है इनके खरीद के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू करने वाली है। दरअसल आपको बता दें इसी वर्ष के शुरुआत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो 15 मैरीटाइम वेरिएंट एयरक्राफ्ट हैं C-295 के इनकी खरीद को मंजूरी मिली थी और अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसकी तैयारी की जा रही है। और इन 15 में से जो 9 C-295 एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट में कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ये भारतीय नौसेना को जाएंगे और कोस्ट गार्ड के लिए 6 की संख्या में मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है C-295 के ये यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ताकत है वो इन एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। एयरबस C-295 को लेकर के जहां हमने पहले भी रिपोर्ट में कहा था कि ये भारतीय नौसेना की जो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस नीड है उसको पूरा करने के लिए ये लिए जा सकते हैं और अब ऐसा ही हो रहा है। और ये जो मैरीटाइम वेरिएंट होंगे इनको सोनोबॉयज, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी से इक्विप किया जाएगा। इसमें आपको एंटी शिप मिसाइल्स भी देखने को मिलेंगी जो कि सरफेस वॉरफेयर रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट है जो कि भारतीय नौसेना की ज़रूरत के हिसाब से है उसको इनमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इससे पहले भारत ने 56 की संख्या में जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनके ऑर्डर को प्लेस किया था और ये भारतीय वायुसेना के लिए थे। इनमें से जो 16 एयरक्राफ्ट में स्पेन में बनाए जाने थे, बाकी भारत में ही टाटा और एयरबस की जॉइंट जो असेंबली है वहाँ पर असेंबल किए जाने हैं। तो ये एक बड़ा निर्णय है और कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर सकता है जहाँ पर 15 एयरक्राफ्ट की खरीद की जानी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि भारतीय थल सेना इस समय अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है और एक के बाद एक जो बड़े निर्णय हैं भारतीय थल सेना के द्वारा लिए जा रहे हैं। आप सबने हाल ही में देखा कि भारतीय थल सेना ने जो ट्रूप्स हैं इनके लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं इनके ऑर्डर को प्लेस किया था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना के द्वारा एक जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है जिसको हम RFI कहते हैं, जहां पर 10,000 की संख्या में जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इनके खरीद की बात की गई है। और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इनको खरीदने के पीछे का उद्देश्य ये है कि भारतीय थल सेना इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को अपने T-90 मेन बैटल टैंक्स और BMP-2 जैसी जो व्हीकल्स हैं इनमें फिट करना चाहती है और इससे जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी सिक्योर और फास्ट होगा। और यही नहीं बल्कि दूसरे जो प्रयोग में है वो इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को लाना चाहती है और बाकायदा इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है ये भारतीय थल सेना के द्वारा इशू कर दी गई है। ये पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा और ये जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। इसका प्रयास भारतीय थल सेना के द्वारा किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी रशिया से आ रही है।
दोस्तों, चाइना में जो एयर शो चल रहा है, उस दौरान रशिया के जो रोसबोरोन एक्सपोर्ट और दूसरी संस्थाएं हैं, वो एक के बाद एक बड़े खुलासे करते चले जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर रशियन मीडिया में कहा गया है कि रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इस समय, वो SU-35 और SU-57 फैलन को लेकर के गुपचुप तरीके से कई देशों से बातचीत कर रही है और इसमें जो एशियन कंट्रीज हैं, ये शामिल हैं। और उनका ये दावा है कि आने वाले भविष्य में कुछ बड़े सरप्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर SU-35 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑलरेडी चाइना को इसका जो फर्स्ट बैच है वो डिलीवर किया जा चुका है और एडिशनल जो बैच है उनको लेकर बातचीत चल रही है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एशियन कंट्रीज़ है वो रशिया की काफ़ी कह सकते हैं बड़े साझेदार हैं या रशिया के पुराने मित्र हैं, उनके साथ भी जो बातचीत है वो चल रही है। हालांकि नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जब बात एशिया की हो रही है तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर वो देश भारत ही होगा। भारत SU-35 और SU-57 दोनों प्रोग्राम से हमेशा जोड़कर देखा जाता रहा है। और आपको याद होगा, MRFA को लेकर अभी हाल ही में रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने जो SU-35 है, यानी सुपर फ्लैंकर है, इनका ऑफर दिया था और कहा था कि इनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है नासिक डिवीज़न में, और इसके लिए भारत को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भी करने के लिए ये तैयार थे। तो वही 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की बात करें तो SU-57 फैलन भारत सबसे पहला पार्टनर था रशिया के साथ इस प्रोग्राम में, लेकिन भारत ने इसको छोड़ दिया है। तो हो ना हो, यहाँ पर भारत की तरफ ही चीज़ें इंगित करी गई हैं। अब भारत रशियन प्लेटफॉर्म पे जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय रशियन मीडिया काफ़ी एग्रेसिव वे में इस प्रकार के रिपोर्ट्स को पिच कर रही है। और अगली बड़ी अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, चाइना के ज़ुआई एयर शो में एक के बाद एक चौंकाने वाली चीज़ें सामने आती जा रही हैं और इसी क्रम में चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये पिच किया गया है। और शुरुआती तौर पर देखने में ऐसा लगता है मानो ये स्टार वॉर जैसी कोई साइंस फिक्शन मूवी से सीधा आया है। लेकिन आपको बता दें कि ये चाइना के नैनतियानमेन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसको नाम दिया गया है बैदी बी टाइप। इस एयरक्राफ्ट को लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि बैदी बी टाइप एक डुअल मिशन वेरिएंट होने वाला है बैदी सीरीज का, जहां पर ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें भविष्य के जो हथियार हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसकी जो डिज़ाइन है उसको देखकर यही पता चलता है कि ये काफ़ी एरोडायनेमिक होगा और इसकी जो इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी होगी ये मौजूदा किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा हो सकती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, प्रैक्टिकली ये कब देखने को मिलेगा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन चाइना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के एनगैट के तर्ज पर जो 6th जनरेशन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कर चुका है। जैसे जेट इंजन में डिले की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद से भारत के एक के बाद एक जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके मन में जो रोष का भाव है वो देखने को मिला है और इसमें भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। जाने माने डिफेंस एनालिस्ट रणेश राजन सर ने अपने एक आर्टिकल में ये कहा है, या उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अभी भी समझ में नहीं आया है जेट इंजन का महत्व। और अगर आप सही मायने में ये चाहते हैं कि जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है ये सही समय पर भारतीय वायुसेना को मिले और भारतीय वायुसेना की ताकत मजबूत हो, तो अब आपको बिना सोचे जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसके लिए जितने भी आवश्यक फंड हैं वो करने की ज़रूरत है। और जो फॉलो ऑन ऑर्डर आप देने की बात कर रहे हैं 97 तेजस मार्क 1A का, कोशिश यही की जाए कि वो 97 जेट्स जो हैं वो इंडिजिनस इंजन से पावर्ड हों, जो कि कावेरी इंजन हो सकता है। और ऐसे में हमारी जो डिपेंडेंसी है जो F404 के ऊपर बहुत ज़्यादा ही बन गई है, उसे कम करने का यही सही समय है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा सेटबैक इस प्रोग्राम में फेस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।